हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आए आपके सामने हिंदी का अगला और नया टॉपिक लेके संधि। आज हम बात करेंगे संधि किसे कहते हैं, ये संधि कितने प्रकार की होती है और किस शब्द में कौन सी संधि हम ये कैसे पहचानते हैं और कैसे पहचानेंगे। बात करेंगे सबसे पहले हम संधि की। शुरुआत में हम बात करेंगे संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि की परिभाषा, संधि कहते किसे हैं? संधि हम कहेंगे दो शब्दों या अक्षरों के मेल को हम संधि कहेंगे। हम बात करते हैं संधि की परिभाषा। परिभाषा में हम बात करेंगे उच्चारण और श्रवण की लिखते हैं हम उच्चारण और श्रवण की सुविधा के लिए निकृष्ट सुविधा के लिए निकृष्ट अक्षरों के मेल को हम संधि कहेंगे। अक्षरों या वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? उच्चारण या श्रवण की सुविधा के अनुसार जब हम किसी दो शब्द या किसी दो वर्ण को पास पास लेकर आते हैं और उनको योग करते हैं तो हम उसे संधि कहते हैं। संधि होती क्या है, कैसे लिखो? संधि होती क्या है, बात की थी अभी हमने। संधि होती क्या है, संधि होती क्या है अभी हमने बात की। अक्षरों या वर्णों का मेल होता है संधि। संधि क्या होती है? अक्षरों या वर्णों का मेल। अक्षरों या वर्णों का मेल। हमने बात की थी संधि की परिभाषा और संधि होती क्या है। संधि की परिभाषा में हमने देखा था उच्चारण और श्रवण की सुविधा के अनुसार हम किसी दो अक्षरों या शब्दों को निकट लेकर आते हैं, उन्हें हम संधि कहते हैं। और संधि होती क्या है? तो अक्षरों या वर्णों का मेल होता है। जैसे कैसे होता है? जैसे हम बात करते हैं कोई भी संधि शब्द हो, जैसे वो महेश्वरी, जैसे कि हम लिखते हैं महाधन ऋषि। महाधन ऋषि दो शब्दों को हम नजदीक लेकर आएंगे तो ये क्या बनेगा? महेश्वरी। या वर्णों या शब्दों के अक्षर वर्णों या अक्षरों को मेल को हम संधि कहेंगे। तो अलग अलग शब्द है महाधन ऋषि। जब हम ऐसे बोलते हैं अलग अलग महाधन ऋषि, अब इनको बोलने के लिए हम थोड़ी सुविधा के अनुसार इनको बोलेंगे, इसलिए हम इनमें संधि करेंगे और हम इसको कमांड रूप से क्या बोलेंगे? महेश्वरी महेश्वरी। महाधन ऋषि को 2-3 बार आप उच्चारण किए, अपना आप आपके मुंह से निकलेगा महेश्वरी महेश्वरी। महाधन ऋषि महाऋषि 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 ऐसे बोलते हैं हम तो होगा महेश्वरी। हमने संधि की परिभाषा पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे विच्छेद। संधि के बाद पढ़ेंगे विच्छेद। विच्छेद किसे कहते हैं और क्या होती है इसकी परिभाषा? संधि शब्द है ना, ये जैसे महेश्वरी शब्द है, इस महेश्वरी शब्द को इस टुकड़ों के अंदर विभाजित करना हम विच्छेद के बारे में जानते हैं। यानी कि संधि शब्द को टुकड़े करना विच्छेद होता है। जैसे संधि विच्छेद है ना, संधि का विलोम शब्द है। पहली बात तो ये, सबसे पहले हम लिखेंगे विच्छेद में ये संधि का विलोम है। सबसे पहले तो हमने देखा कि विच्छेद किसका विलोम है? संधि का विलोम है। अब इसकी परिभाषा हम देखेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें संधि शब्दों को संधि पूर्व मूल अवस्था में
संधि पूर्व मूल अवस्था में पहुंचे जाता है। संधि पूर्व मूल अवस्था में पहुंचाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? विच्छेद। जैसे कि हमारा शब्द है महेश्वरी, हम महेश्वरी से जानेंगे विच्छेद किसे कहते हैं। ये हमारा संधि शब्द है महेश्वरी, और हम जब इसका महाधन्य ऋषि लिखेंगे तो ये क्या हो गया? ये हमारा विच्छेद हो गया, और ये क्या है? संधि शब्द है। ठीक है साथियों, अब थोड़ी संधि के बारे में हम एक्स्ट्रा और जो इम्पोर्टेंट चीजें वो देखेंगे, जो हमारे ओनली संधि नियमों पे लागू होगी। संधि के अलावा आपको हिंदी व्याकरण में उन चीजों को कहीं पर भी उपयोग नहीं करना है। ठीक है, ज्यादातर वो जो नियम दिखाएंगे ना अभी, ये ओनली संधि में ही उपयोग में लेना है आपको। जब लगभग ये संधि में नियम काम आएंगे। ये आपकी सुविधाओं के लिए, ना कि ये कोई व्याकरण के नियम है, कोई व्याकरण के नियम नहीं है, बस आपकी सुविधाओं के लिए, शब्दों को पहचानने के लिए, कब छोटा अक्षर आएगा या कब बड़ा आएगा, और किस यानी कि धन के पहले क्या आएगा और धन के बाद क्या आएगा, उन सब को अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे शब्दों को पहचानने का एक सामान्य तरीका है, हम लिखेंगे यहाँ टॉपिक, शब्दों को पहचानने का सामान्य तरीका। ये व्याकरण का नियम नहीं है, ये हमारे द्वारा की गई मेहनत है, जो हमारे संधि के लिए प्रॉपर रूप से लागू होगी, यानी कि पूरी संधि में लागू होगी। जहां अपवाद होगा तो हम आपको वहां पर नोट बनाकर लिखा देंगे। ठीक है, यहाँ लिखो छोटा स्वर या छोटी मात्रा कब आएगी, आप इसे सारणी बना लो। छोटा स्वर ऑब्लिक छोटी मात्रा। इधर लिखो बड़ा स्वर ऑब्लिक बड़ी मात्रा। देखो, छोटा स्वर और छोटी मात्रा और बड़ा स्वर और बड़ी मात्रा कब कब आएगी, कब कब नहीं आएगी, इन सबको हमें स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है। और हमारे संधि में बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। आपको ये सब चीजें कोई नहीं बताएगा, शायद या बड़ी कोचिंगों में जाओगा ना तब भी ये नहीं बताएगा, क्योंकि ये व्याकरण के कोई नियम नहीं है इसमें। ठीक है, ये स्पेशल की गई मेहनत है, जिनके अनुसार ये सब निष्कर्ष निकले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पुल्लिंग शब्द। लगभग यानी कि पुल्लिंग शब्द जब भी आएंगे ना संधि में, तो वे छोटे अक्षर के रूप में होंगे, यानी कि उनकी छोटी मात्रा होगी। जैसे कौन से? हरि, कपि, गुरु, मधु और मधु। ये मधु शब्द किसी स्त्री के लिए नहीं है, ये शहद के लिए। जहां मधु का अर्थ शहद निकले वहां या छोटी मात्रा आएगी। ठीक है, अब देखेंगे कि बड़ी मात्रा कब कब आएगी स्त्रीलिंग शब्दों में। स्त्रीलिंग शब्दों में देखेंगे कौन से शब्द होंगे जहां बड़ी मात्रा आएगी। अलग अलग ऐसे सारणी बना के लिखनी है आपको। जैसे मैं लिख रहा हूँ नारी, सती, वधु। जैसे नारी, जैसे सती, जैसे वधु शब्द। ठीक है, वापस लिखते हैं इसमें छोटे स्वर और छोटी मात्रा में किस में आएंगे। गति, मति, रीति। इन शब्दों को स्पष्ट याद रखना। गति छोटी आएगी, मति छोटी आएगी, रीति छोटी आएगी। गति, मति, रीति, नीति छोटी आएगी, और सिद्धि छोटी आएगी। गति, मति, रीति, नीति, सिद्धि छोटी आएगी। बात करते हैं बड़े स्वर या बड़ी मात्रा के अंदर। तो इसमें ध्यान रखना, ये एक पॉइंट हो गया, ये भी एक पॉइंट हो गया, ये 2 नंबर। इसमें ईश्वर, ईश। आपको सारणी है जैसे बनाने, जैसे मैं बना रहा हूँ, आपके संधि में बहुत काम आने वाली है। ठीक है, 3 नंबर हम देखेंगे, यानी कि इस ए से पहले
जो भी इस ए से पहले जो भी आएगा व्यंजन हो या स्वर हो वो सब छोटे। मूर्धन्य स्वर जब मूर्धन्य से आता ना तो उससे पहले सब छोटी मात्रा आएगी, जैसे कि उष्ण। इन शब्दों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी, जैसे उष्ण देख लो, उषा, उष्ण, उष्ण, उषा और उष्ण, ये शब्द है। यानी कि मूर्धन्य से पहले आने वाले शब्द सभी छोटे स्वर ही होंगे। वैसे हमारे यहाँ छोटे स्वर ही है, ठीक है। वैसे और है, जैसे लिख लो इशिति, इशिति, ईषण, ईषण, ये हमेशा याद रखना। ये ऐसना, ये होगा ऐसना। आपको हिंदी में बहुत ज्यादा ऐसना शब्द से सामना करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा बार ये गलती करते हैं विद्यार्थी, ये ऐसना गलत है। ये ऐसना देखो हिंदी में ना आपको ऐसना शब्द से बहुत बार सामना करना पड़ेगा और विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक ये ऐसना शब्द है और एक ये ऐसना शब्द है। ये ऐसना शब्द शुद्ध है और ये अशुद्ध है। स्पष्ट आपको यहीं से याद कर लेना, आगे याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये ऐसना शब्द गलत है और ये ऐसना शब्द शुद्ध है, ठीक है। आगे बात करेंगे ऐसना के बाद ऐसी, ईशक। अब बात करेंगे बड़ा मात्रा कब कब होगी और कब कब नहीं होगी। बड़ी मात्रा में हम बात करते हैं से पहले, से पहले जिस शब्दों में से है इससे पहले आने वाले शब्द कौन कौन से हैं वो जो बड़ी मात्रा में होगा। ईसा, इक्सा, इक्षक, इक्षा, इक्षक और इक्षण। इन्हें स्पष्ट याद कर लेना साथियों। इक्षा, इक्षक और इक्षण शब्द बहुत बार हिंदी में पूछे जाते हैं और इन सबसे पहले बड़ा ही आएगा, ना कि छोटा ही। और या इस मूर्धन्य से पहले आने वाले शब्द सभी छोटी मात्रा में आएंगे। इसमें एक अपवाद है, यानी कि मूर्धन्य से मिलेगा लेकिन अपवाद लिख लो आप, स्पष्ट आपको याद भी रखना इसको। अपवाद के रूप में लिख लो आप उष्मा। मूर्धन्य से है फिर भी बड़ा हुआ है, ठीक है। इसको अपवाद लिख लो यार, आप इंपोर्टेंट करके अलग से लिख लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे केवल वर्ण। यहाँ लिखिए आप 4 नंबर पॉइंट में केवल वर्ण, यानी कि शब्दांश। जैसे कौन कौन से क्या क्या होंगे, किस तरीके से होंगे वो भी हम बात करेंगे। केवल वर्ण या शब्दांश हो, केवल वर्ण या शब्दांश हो, जैसे कि कौन कौन से वी, नी, वी, नी, दी, सी इत्यादि। इसमें यहाँ पर आपको नोट लगा के लिखना है। जिनका, जिनका अकेले का कोई अर्थ नहीं निकलता हो, अकेले का कोई अर्थ नहीं निकलता हो। और बात करेंगे इस साइड बड़ी मात्रा में 4 नंबर की, तो क्या होंगे वही केवल वर्ण या शब्दांश। केवल वर्ण, वर्णों को शब्दांश भी कह सकते हैं। केवल वर्ण या शब्दांश हो, लेकिन यहाँ कोई क्या शर्त होगी, यहाँ जिनका अकेले में कोई अर्थ नहीं निकलता हो, और यहाँ ये शर्त होगी जिनका अकेले में भी अर्थ निकलता हो। वैसे देखते हैं कौन कौन से शब्द, जैसे कि बात करते हैं हम, ये भू शब्द है। अगर हम भू शब्द की बात करें तो भू शब्द आते हैं, आपको पता चल जाएगा कि भू शब्द का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है, ठीक है। जैसे भू शब्द का अर्थ क्या होगा, पृथ्वी होता है। ऐसे शब्द जिनका अकेले में अर्थ स्पष्ट होता हो वे शब्द, उनमें हमेशा बड़ी मात्रा आएगी। यहाँ भी आप नोट लगा कर लिख लो, नोट लगा कर लिख लो अपनी नोट डायरी में, अच्छे से याद रहेगा जब भी आप रिवीजन करोगे तब। वे शब्द जिनका
अकेले में अर्थ स्पष्ट होता हो, अकेले में अर्थ स्पष्ट होता हो। ठीक है, अभी हमने 4 पॉइंट पढ़े थे, यानी कि हमें छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा पहचाननी हो तो संधि के संदर्भ में कैसे पहचानेंगे। जैसे पुल्लिंग शब्दों को, यानी कि हरि, कपि, गुरु और मधु। मधु शब्द आपको यहाँ स्त्रीलिंग नहीं लेना है। मधु शब्द का अर्थ हो जब शहद हो तब, यानी कि यहाँ छोटी मात्रा का प्रयोग होगा। जैसे इन शब्दों को स्पष्ट याद कर ले आप, गति, मति, रीति, नीति और स्थिति, इनमें सब में छोटी मात्रा काम आएगी। यानी मूर्धन्य शे से पहले उष्ण, उषा, उष्म, ईशिति, ईक्षण, ऐसना, ऐसी और ईसक, इसमें अपवाद एक हमारे सामने आया था, एक ओनली उष्मा शब्द। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे केवल वर्ण, यानी कि कोई शब्द हो जो ओनली केवल वर्ण हो, उसका कोई अकेले में स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता हो, उन शब्दों में हमेशा छोटी मात्रा आएगी। और बात करते हैं बड़ी मात्रा या बड़ा स्वर कब आएगा, यानी कि स्त्रीलिंग शब्दों में, जैसे नारी, सती और वधु। दूसरा ईश्वर या ईश, ये शब्द हमेशा बड़ी मात्राओं के साथ प्रयोग में होंगे। उसके बाद इस से के बाद, इस से पहले जो भी शब्द आते हैं, जैसे इच्छा, इक्षक और ईक्षण, आप इन्हें इंपोर्टेंट करके याद कर लेना। पूरी हिंदी में आपको सामने कई बार ये शब्द आएंगे, बहुत बार बार आपको एक इनसे और एक उष्मा से और एक ऐसना से बार बार आपको सामना करना पड़ेगा हिंदी में। और अब बात करते हैं केवल वर्ण या शब्दांश। कौन से केवल वर्ण या शब्दांश हो, जहाँ जिन शब्दों का अकेले में कोई अर्थ निकलता हो, वह हमेशा बड़ी मात्रा आएगी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था भू, भू का अर्थ आते ही हमें पता चलता है यहाँ भूमि की बात हो रही है, यानी कि पृथ्वी की बात हो रही है। ठीक है साथियों, इसके बाद हम आगे लिखते हैं। इसी में हम कंटिन्यू करेंगे। ये सारणी बना के रखनी है आपको। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, ये संधि के नियम नहीं है, इनको केवल संधि के रूप में ही प्रयोग लेना है। यानी कि जब तक हम संधि पढ़ेंगे ये नियम आपके लागू होते रहेंगे। और ये किसी कोचिंग वालों की नहीं, हमारी स्पेशल की गई मेहनत है, ना कि ये संधि के नियम है। ठीक है, यहाँ छोटे स्वर छोटी मात्रा में लिखना है। उपसर्ग शब्द कौन कौन से होंगे जब वहाँ छोटी मात्रा का प्रयोग होगा, यानी कि कौन कौन से उपसर्ग होंगे अगर संधि में जैसे उपसर्ग शब्द आते हैं तो कौन कौन शब्दों में छोटी मात्रा का प्रयोग करेंगे। अति, परि, अति, परि, प्रति, अभि, अधि, अनु। बात करते हैं उपसर्ग के अंदर, जैसे अति उपसर्ग, परि, प्रति, अभि, अधि और अनु उपसर्ग, इनमें छोटी मात्रा का प्रयोग करेंगे हम। बात करते हैं छोटी मात्राओं में प्रत्यय की, यानी कि कौन कौन से प्रत्यय शब्द होंगे जिनमें छोटी मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। इनमें इत, इक, इव। बात करेंगे बड़ी मात्रा या बड़े स्वर में प्रत्यय के रूप में, इसमें आपको याद रखना है ये प्रत्यय आएगा तब ये बड़ा आएगा। यानी यहाँ देखो उपसर्ग के अंदर अति में छोटी मात्रा है, परि में छोटी मात्रा है, प्रति में छोटी मात्रा है, अभि, अधि, अनु, इन सब में छोटी मात्रा का प्रयोग किया गया है। और प्रत्यय में बात करते हैं इत, इक और इव प्रत्यय में छोटी मात्रा का प्रयोग होगा। और बड़ी मात्रा में बात करते हैं तो हम ये में इसका प्रयोग होगा। ठीक है, हमें इसमें आप यहाँ अब एक नोट लगा के लिख लो। यहाँ नोट ओनली छोटी मात्रा या बड़ी मात्रा लेनी है, ये हमारे इस पूरे शब्दों के पहचानने का सामान्य तरीका पॉइंट के लिए नोट है। इसमें आपको स्पष्ट रूप से याद रखना है कि इन नियमों को हम इन्हें केवल संधि के संदर्भ में याद रखें। देखो आप इन्हें यहाँ पर, इन्हें केवल संधि के संदर्भ में याद रखें।
वैसे मैंने ये बात 3 से 4 बार बोल दी थी, लेकिन यहाँ लिखाने का एक ही उद्देश्य है कि आने वाले समय में बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे कि सर ये नियम संधि में है नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। और कभी कभी जैसे अपवाद के रूप में जब बच्चे भूल जाते हैं, तब बाद में आकर टीचर के बारे में बोलते हैं कि आपने ये क्या पढ़ाया, गलत पढ़ाया, ये नियमों में भी नहीं है, संधि के नियमों में आप क्या पढ़ा रहे हो। ठीक है, इन्हें हमें उन्हें संधि के रूप में याद रखना है। और आज की क्लास के में संधि के रूप में इतना ही बात करेंगे। हम कल इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो साथियों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।